नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन देश भर में फैलता जा रहा है। मंगलवार को पटना में वाम दलों से जुड़े लोग सड़क पर उतरे और राजभवन की ओर मार्च किया। पुलिस ने इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब लोग आगे बढ़ते गए तो लाठीचार्ज किया गया। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में बैठे किसानों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए इन लोगों ने सरकार से इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत कल यानी 30 दिसंबर को तय हुई है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने किसानों की चिट्ठी का जवाब दिया, जिसमें बुधवार दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में किसानों को चर्चा के लिए बुलाया गया है। सरकार के न्योते पर किसानों ने सहमति जताई है। हालांकि ये भी कहा गया है कि सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की भाषा बहुत उलझाने वाली है और उसमें किसानों की मांगे मानने जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसानों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा देने का ऐलान किया है। पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने घोषणा की है कि पार्टी सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगवाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायत थी कि इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी की वजह से परिवार से वीडियो कॉलिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला किया है। बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच लगातार मनमुटाव बढ़ रहा है। अब जदयू के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने इशारों में गठबंधन के साथ बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वो अपने नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरसीपी सिंह ने कहा कि हम जिसके साथ रहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ रहते हैं, किसी को भी धोखा नहीं देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें, आरसीपी सिंह को पार्टी में दूसरे नंबर का नेता कहा जाता था, लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार ने सबको चौंकाते हुए अध्यक्ष पद छोड़ दिया और आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी और जेडीयू के तनाव के बीच वरिष्ठ आरजेडी नेता और पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने सोमवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार भाजपा नीत एनडीए छोड़ते हैं और तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाते हैं तो विपक्ष उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करेगा। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जब से जदयू के 6 विधायकों को तोड़ा है, तभी से दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आज तक की वेबसाइट के मुताबिक आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी के सीएम पीएम वाले प्रस्ताव को तेजस्वी यादव ने उनका व्यक्तिगत बयान करार दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कभी कोई गठबंधन था ही नहीं, बल्कि ये एक समझौता था। बीजेपी को नीतीश कुमार ने बिहार में फलने फूलने का मौका दिया, अब उनको क्या करना है नहीं करना है वो खुद तय करें। क्या क्रिकेटर सौरभ गांगुली जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के हालिया बयान से ये सवाल उठे हैं। घोष ने कहा, सौरभ गांगुली जैसे कामयाब लोगों को राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे आएं और बीजेपी में शामिल हों। सौरभ गांगुली जैसे सफल लोगों को राजनीति में आना चाहिए। बीजेपी हर किसी को स्वीकार करने और राज्य सरकार से संघर्ष करने को तैयार है। बता दें, हाल ही में गांगुली ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। इस पर कई तरह के कयास लगाए गए थे। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 6 बार लोकसभा पहुंचने वाले भरूच सीट से सांसद मनसुख वसावा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लगातार पार्टी में हो रही उपेक्षा से नाराज होकर वसावा ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले उन्होंने राज्य में होने वाली आदिवासी महिलाओं की तस्करी की जानकारी सूबे के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को दी थी। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुद्दे पर वसावा ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। पीएम को लिखे अपने पत्र में मनसुख वसावा ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास इको सेंसिटिव जोन रद्द करने की मांग की थी। दरअसल इस इलाके में रहने वाले आदिवासी लोगों ने इस संबंध में मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने पीएम को पत्र लिखा था। बंगाल के बोलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा के एक हफ्ते बाद सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए हमला किया है। ममता ने कहा है कि बीजेपी कुछ बेकार विधायकों को खरीद कर ये ना सोचे कि वो टीएमसी को खरीद सकती है। ममता ने यह बात टीएमसी के 7 विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के बाद कही है, जिसमें पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। दक्षिण के मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा है कि वे राजनीतिक पार्टी लॉन्च नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने 3 दिसंबर को कहा था कि वह 31 दिसंबर को अपने राजनीतिक दल की घोषणा करेंगे और जनवरी में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। रजनीकांत 2 दिन पहले ही अस्पताल से वापस घर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उनका गिरता स्वास्थ्य ईश्वर की चेतावनी है। रजनीकांत ने कहा कि वह नहीं चाहते कि जो लोग उन पर भरोसा करते हैं उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है।
कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एस.एल. धर्मगौड़ा मंगलवार को राज्य के चिकमंगलूर में एक रेलवे ट्रैक पर मृत पाए गए हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि यह सुसाइड का केस है और उनके शव के पास एक सुसाइड नोट मिला है। उनका शव मंगलवार की तड़के सुबह 2 बजे के आसपास मिला। जनता दल सेक्युलर के नेता अभी कुछ दिनों पहले ही चर्चा में तब आए थे जब परिषद में कुछ पार्षदों ने उनके साथ जबरदस्ती की थी और जोर देकर उनको कुर्सी से हटा दिया था। पीएमसी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 5 जनवरी तक का वक्त मांगा है। वर्षा राउत आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगी। बता दें, ईडी शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ करना चाहता है। ईडी ने राउत की पत्नी को समन जारी करके 29 दिसंबर यानी आज पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है। भारत में पहली बार नए किस्म के कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 6 लोगों में नया स्ट्रेन या नए किस्म का कोरोना पाया गया है। ये सभी ब्रिटेन से लौटे थे। हाल के दिनों में ब्रिटेन से लौटे लोगों की विशेष कोरोना जांच की गई है, जिनमें से इन 6 लोगों में इस नए किस्म के कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन में पाए गए इस नए किस्म के कोरोना का पूरी दुनिया में इसलिए खौफ है क्योंकि ये 70% अधिक तेजी से फैल रहा है। इसी कारण दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। भारत ने भी ऐसा ही सख्त फैसला किया है। इसको फैलने से रोकने के लिए तैयारी की गई है। कई राज्यों में रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच सरकार ने कहा है कि वैक्सीन यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले नए वेरिएंट के खिलाफ भी काम करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के 6 मामले सामने आए हैं जो चिंता का विषय हैं। हालांकि इस बात की आशंका हमें पहले ही थी और हम इसके लिए तैयार हैं। रूस ने अब माना है कि उसके यहाँ कोरोना से मौतों का आंकड़ा जो बताया जा रहा था उससे 3 गुनी मौतें हुई हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा ने कहा कि इस साल रूस में जो अत्यधिक मौतें हुई हैं उनमें से 80% मौतें कोरोना से हुई हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रूस में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 1,86,000 हो गई है, जो कि पहले 55,000 बताई जा रही थी। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया 1-1 की बराबरी पर आ गए हैं। दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी 200 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया को 69 रनों की बढ़त मिली और भारत को यह टेस्ट मैच जीतने के लिए महज 70 रन बनाने थे। भारत ने इस लक्ष्य को 2 विकेट खोकर 15.5 ओवर में हासिल कर लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।